कि ऐसी आपसी प्रेरणा जिससे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा हो, जिनसे आपसी अभिक्रियाओं के तहत कुछ ना कुछ बन रहा हो, तो उसके तहत हम लोग सीख रहे हैं। और आप सभी को ये बहुत अच्छे से सारी टॉपिक इसमें से जितने अभी तक बताए गए हैं क्लियर हो चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 जिसमें से लेक्चर नंबर 5 में भी हमने स्वप्रेरण से संबंधित चर्चा की थी कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। मैंने बताया था कि जैसे आप अभिप्रेरित होते हो, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हो किसी काम को करने के लिए, अगर आपके अंतर्मन से आवाज आ गई नहीं आप 1 किलोमीटर दौड़ सकते हो, आपके अंतर्मन से आवाज आ गई आप लेटे हो, मम्मी ने कहा कि ये काम करो, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मन ने कहा कि हाँ कर सकते हो तो तुरंत दौड़ के कराए। तो ये होता है प्यारे बच्चों अभिप्रेरणा। आपके अंदर छिपी ताकत बहुत सारी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ठीक वही फिजिक्स के रूल, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में भी लागू होते हैं, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। फिजिक्स के लॉज जो है वो सारे के सारे यूनिवर्स में लागू होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारे, है ना, पृथ्वी, इतने ग्रह, इतना अखंड ब्रह्मांड, ये सब कुछ प्यारे बच्चों फिजिक्स जो है बताता है हमें कि ये सारी क्रियाएं कैसे हो रही हैं। हर एक फिनोमिना के नाम को हम लेकर के उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि वास्तव में ये क्रिया कैसे हो रही है, उसका जानने का प्रयास करते हैं, उसकी जिज्ञासा होती है हमारे अंदर। इसी को तो कहते हैं फिजिक्स। आखिर हम गेंद को ऊपर फेंके तो गेंद नीचे आकर के गिरी, तो क्यों गिरी, उसको हम लोगों ने ग्रेविटेशन नाम दिया। तो अर्थात ये जो ब्रह्मांड में बहुत सारी प्राकृतिक क्रियाएं हो रही हैं, उनको जानना, उनकी जानने की प्रवृत्ति को रखना, ये हमारे अंदर का मोटिवेशन होता है। और ये सब हम कुछ सीखते हैं तो फिजिक्स के अंतर्गत। खैर ये सभी बातें तो आप सभी को पता है, और हम सभी लोग स्वप्रेरण से संबंधित चर्चा कर रहे थे, आगे इसी लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी को भाई बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट एंड लव यू ऑल। चले, ये दिल आपके बिना लगता नहीं सर, हम क्या करें आपके बिना हमारा भी दिल नहीं लगता है। जब आप लोग की क्लास स्टार्ट होती है तो भाई तभी समझ में आता है हमें भी। तो भाई कैसे हो सभी लोग? मस्त है। चलो तो क्लास को भाई आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने जो चीज सीख ली थी स्वप्रेरण गुणांक, जल्दी से बताएंगे कि स्वप्रेरण गुणांक को किससे डिनोट करते हैं भाई? एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू? एल से डिनोट करते हैं स्वप्रेरण गुणांक को। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। क्या फार्मूला आया था? अरे भाई ये कोई कुंडली है, ये कुंडली है, और इस कुंडली से हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, एक सेल जोड़ रखी है, जिससे हम कोई मुख्य धारा प्रवाहित करते हैं जो कि बैटरी से प्रवाहित हो रही है। लेकिन इस धारा के मान में क्या करें? परिवर्तन करें सर। बिल्कुल सही। परिवर्तन का मतलब ये हुआ या तो धारा का मान को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, या बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं, या घटाते जा रहे हैं, जो भी है, अर्थात या तो बढ़ाएं या तो घटाएं। अगर ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों जो धारा में परिवर्तन होगा, जो धारा में परिवर्तन हम कर रहे हैं उसकी वजह से इसके फ्लक्स में क्या होता है? चेंजेस होता है, क्योंकि इससे क्या निकलती है? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। सभी फेरों से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, और इन वैद्युत बल रेखाओं में क्या होता है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या? देखिएगा भाई, वीडियो सब सही है, क्लियर है? चलो ठीक है, फिर तो लेकर के रख दीजिए। चलो भाई ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसके फ्लक्स में चेंज होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रेरित धारा। अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ाएं तो प्रेरित धारा की दिशा इसके विपरीत ही होती है, क्योंकि प्रेरित धारा सदैव इसमें परिवर्तन का विरोध करती है कि भैया धारा में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है। तो फ्लक्स इनके, ये कुंडली का क्या है? टोटल सिरा है, तो इनके सिरों में क्या उत्पन्न हो जाता है? एक चुंबकीय, जो फ्लक्स में परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल बन जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल बनने के कारण ही प्रेरित धारा बनती है। क्या बनती है? प्रेरित धारा बनती है। ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? चुंबकीय प्रेरण की घटना, जो चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, और ये एक ही कुंडली है। इसमें हम कोई मैग्नेट, यहाँ पर कोई चुंबक नहीं दौड़ा रहे हैं, कोई भी चुंबक हम नहीं दौड़ा रहे कि इधर लाओ फिर इधर ले जाओ, ऐसा कोई हम काम नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इस वजह से स्वयं केवल धारा बढ़ाने, धारा यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं, केवल धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं। तो इस वजह से धारा प्रेरित हो रही है। इस घटना को स्वप्रेरण कहे, और इसकी वजह से हमने क्या कहा भाई? इसमें टोटल n फेरे हैं, और टोटल हर एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, तो टोटल फ्लक्स कितना? n फाई। हमने कहा कि इसमें इस पूरी कुंडली से बद्ध जो कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, मतलब फाई नेट, वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रवाहित धारा आई लिखो, स्मॉल आई लिखो, कैपिटल आई लिखो, जो भी लिखना है वैसे लिख सकते हो। स्मॉल आई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फाई नेट क्या है? मतलब टोटल फेरे और प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स, तो n फाई लिखे, और अनुक्रमानुपाती किसके? तो आई के। यहां से मिला n फाई इज इक्वल टू एल आई, n फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, क्लियर है? तो बताओ, अब यहां से मैंने क्या भैया बताया था कि ये क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक है। मैंने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी, जिनको फुल लेक्चर देखना है तो वो लेक्चर देखेंगे। यहां पर ये नहीं कहेंगे कि सर हमें ये बात थोड़ी कम समझ में आई, वो आपको लेक्चर देखना ही पड़ेगा। मैं बस रिवाइज कर रहा हूं कि ये बातें ऐसी हुई थी स्वप्रेरकत्व की। ठीक है, इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो होता है सर, आपने हमें बताया था फैराडे के नियम से, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपान में dt, डी फाई अपान में dt। अभी सर आपने ये देखा कि यहां पर स्वप्रेरण गुणांक L इज इक्वल टू n फाई i, ये सब आया है ना?
यहां से हम एल एन फाई को क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं। यहां से एल का भी मान निकाल लीजिए स्वप्रेरक गुणांक का, तो एल इज इक्वल टू एन फाई अपान में आई। ये किसका मान हुआ, तो स्वप्रेरण का गुणांक या स्वप्रेरकत्व का फार्मूला हुआ। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, सभी को पता है, या वेबर प्रति एम्पियर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है सर, और आई धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। आगे बढ़ेंगे, हमने ये बताया कि E बराबर माइनस डी फाई अपान में dt। अगर फेरे n है, अगर फेरे n है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का n डी फाई अपान में dt। बोलो क्या ये बोले थे, बिल्कुल सर बोले थे कि अगर कुंडली में एक लूप नहीं, एक कुंडली नहीं, बल्कि बहुत सारे फेरे बना दिए गए हों, बहुत सारे फेरे लपेट दिए गए हों, तो फिर वो क्या हो गए, उसमें टोटल फेरे अगर n है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n डी फाई अपान में dt। ये किसने बताया था, तो फैराडे सर ने बताया था। अगर n का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस का d और n फाई को साथ मिल को देखो, n फाई ये n अंदर चला गया तो n फाई को साथ मिल लिखेंगे इनटू का dt। अब जरा इसमें आओ, ये एन फाई को क्या लिख सकते हैं, एल आई लिख सकते हैं, यही वैल्यू यहां पर लिख दीजिए। तो प्यारे बच्चों E बराबर माइनस का डी और ये एल आई बटे में क्या dt। अब ध्यान से देखो यहां पर एल एक स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है। ये क्या है, स्वप्रेरकत्व है, ध्यान से सुनते जाना, यह स्वप्रेरकत्व है सॉरी। तो ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें dt समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली का गुण है, ठीक है, उस कुंडली का गुण। आपके अंदर अभिप्रेरणा आती, मतलब आप बिल्कुल समझदार बच्चे हो, आप अभिप्रेरित हो जाते हो कि नहीं आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, तो आप क्या है, वो आपका गुण है, वो आपकी क्वालिटी है, तो आप वो समय के साथ नहीं बदलने वाली। यहां से एल में गुणांक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो एल समय के साथ नहीं बदलेगी, अर्थात यह अवकलनीय पद नहीं है। इसको बाहर कर लेंगे, माइनस का एल और डी आई अपान में dt। धारा के मान में समय के साथ परिवर्तन होगा, धारा को बढ़ा सकते घटा सकते, वो तो होगा, लेकिन स्वप्रेरण गुणांक में नहीं। तो डी आई अपान में dt, एल डी आई अपान में dt। यहां से एल बराबर निकालेंगे तो माइनस का E, यही हम लोग लिखते हैं E बराबर विद्युत वाहक बल, देख लो, माइनस का एल डी आई अपान में dt। ये सूत्र याद रखना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र स्वप्रेरण गुणांक के पदों में याद रखना, लेकिन हमें यहां कहना है प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में स्वप्रेरण गुणांक। तो एल का भी सूत्र निकाल लो, यहां से एल बराबर निकालो तो ये टोटल यहां आ जाएगा, तो माइनस का E बटे डी आई बटे dt। ये भी सूत्र आप लोग याद रखना, इससे संबंधित भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी कल के वीडियो लेक्चर में। तो अभी 15 मिनट भी नहीं बीते हैं और मैंने पिछला पूरा रिवीजन करा दिया है विद डेरिवेशन कह सकते हैं। बस शब्दों को मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जो छोटे छोटे डेरिवेशन थे उनको मैंने कर दिया, ज्यादा लिखना परिभाषा नहीं लिखे हैं, समझा दिए हैं। आपकी पूरी पिछली क्लास रिवाइज हो गई, ठीक है सर। पाई होगा ना डी की जगह पाई होगा, कहां पर पाई है भैया, गलत बोल रहे हैं आप, ध्यान से देख लेना, ठीक है। यस सर, वेरी गुड। चैट बॉक्स को आपको एकदम क्लोज रखना है, आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब अगली टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगली हेडिंग आई प्रेरकत्व, इंडक्शन से ही जुड़ी चीज है। प्रेरकत्व क्या है, तो अभी जो आपने सीखा, किसी भी कुंडली का क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। आप ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बता रहा हूं। स्थिर वैद्युतिकी में प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत लाजवाब चीज बता रहा हूं, जिससे आपको क्या एक कहानी की तरह हमेशा याद रहेगी चीज। और ऐसे ही हम लोग भी याद रखते हैं भाई, कि वहां पर क्योंकि एक स्टोरी टाइप हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप रिसर्च होती जाती है। तो पहले जब स्थिर वैद्युतिकी थी, ध्यान सुनना, जब प्यारे बच्चों हम लोग स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, तब आपने क्या सीखा था, तब आपने संधारित्रों का संयोजन सीखा था। संधारित्रों का संयोजन बोलो सीखे थे कि नहीं, कैपेसिटर बोलते हैं कि नहीं, संधारित्रों की धारिता का संयोजन ऐसे सीखे थे, मतलब संधारित्रों का संयोजन सीखे थे, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन सीखे थे कि नहीं, जिसकी धारिता कितनी हो, C हो। संधारित्रों का संयोजन जिसकी धारिता कितनी हो, C हो। इससे संबंधित आप लोगों ने सीखे थे सूत्र C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो सीखा था कि नहीं सीखे थे। वही 1 अपान C बराबर 1 अपान में C बराबर, ये 1 अपान C वाला क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन। 1 अपान C बराबर 1 अपान में C1 प्लस 1 अपान में C2 प्लस 1 अपान में C3। ये क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन था, याद करें। और ये प्यारे बच्चों समांतर क्रम संयोजन था, ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। वहीं पर प्यारे बच्चों आप लोग याद करेंगे सर, जब दूसरी यूनिट में हम लोग आए स्थिर वैद्युतिकी के बाद, हम लोगों ने जब पढ़ा वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जहां पर यहां पर आवेश से संबंधित चर्चा हुई, क्यों, और यहां पर प्यारे बच्चों वैद्युत धारा आई से संबंधित चर्चा हुई। किससे संबंधित चर्चा हुई, वैद्युत धारा से बात हुई। वैद्युत धारा क्यों, क्योंकि आवेश दौड़ने लगा। यहां पर आवेश किस में आ गया, गति में आ गया, जबकि यहां पर आवेश कैसा था, तो स्थिर अवस्था में था। आवेश स्थिर था, स्थिर वैद्युतिकी, इसीलिए उसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सर वो पाई नहीं, वो डेल्टा बोल रहा है। ये बहुत अच्छे महान प्राणियों, है ना, पास में होते कूटते तुम सबको। अरे डेल्टा आई वाला फार्मूला हमने ये बताया था 2 तरह से, E बराबर का माइनस का n डेल्टा फाई अपान में डेल्टा t भी बताया था, और डी फाई अपान में dt भी बताया था, कि सूक्ष्म समय अंतराल में अगर परिवर्तन हो तो ये भी लिख सकते हैं। औसत निकालना है तो ये भी सूत्र लिख सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पर ये वाला सूत्र लिखा है, एक वाला कोई इनमें से कोई भी एक लिखा है, ये नहीं लिखा तो मतलब सर ने कुछ जानकारी नहीं लिखा है। अब अगर इसको लिख दो तो इसको नहीं लिखेंगे। अरे एक ही हाथ है, दोनों हाथ से लिखो, एक बार डेल्टा वाला लिखूं, एक बार डी फाई वाला लिखूं,
लिखूं, बताओ शक्तिमान बन जाऊं? कुछ तो कारण समझ लिया करो। खैर चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक कर रहा हूं, आपका डाउट है तो ये बराबर होते हैं ना। औसत के लिए डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी के लिए हम लोग सूत्र निकाल सॉरी डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी ये सूत्र निकालते हैं, ठीक है समझना। और दूसरा, अगर हमें बहुत छोटे समय अंतराल के लिए फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है तो डी लिखते हैं डी फाई अपान में डी टी। दोनों बातें समझ गए। अगर बहुत थोड़े लंबे समय अंतराल के शुरू से लेकर के अंत तक कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो डेल्टा फाई अपान में डेल्टा टी लगाएंगे। बहुत छोटे समय अंतराल के लिए फ्लक्स में परिवर्तन देखना है कुंडली से संबंधित तो डी फाई अपान में डी टी लगाना है। सूत्र में दोनों में सब कुछ ये रहेगा, बस यहाँ डी की जगह डेल्टा आ जाएगा जब डेल्टा निकालना होगा। बाकी अगर हम ऐसे कोई फार्मूला बना रहे हैं तो चाहे डेल्टा के लिए हो चाहे डी के लिए हो, दोनों के लिए समान रहेगा। ये क्या होता है सर, इसको औसत के लिए बोलते हैं, औसत के लिए निकालते हैं शुरू से लेकर अंत तक या शुरू से लेकर कुछ समय ज्यादा बड़ा। जबकि ये डी क्या होता है, तत्काल के लिए निकालते हैं, तत्काल 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 के लिए मतलब है अल्प समय के लिए, ठीक है अल्प समय में यूज करते हैं। याद रहेगी ये बात, ठीक है। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हाँ ये होता है, ठीक है, किससे परेशान नहीं होना, ठीक है। मजाक वाली बात अलग है कि सर ये डेल्टा क्यों नहीं यूज किया, ठीक है हमारा बताना काम है, ठीक है चलो। लेकिन कुछ समझ जाया करो कि सर ने आखिर नहीं लिखा है तो क्यों नहीं लिखा है, आपको बता भी दिया। खैर चलो आ जाओ। अब आगे देखो मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्यारे बच्चों वैद्युत गतिकी में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, आवेशगत करने लगता है। यहां पर हम लोगों ने सीखा था ये सिंबल, ये क्या सर बना दिए, ये बनाया प्रतिरोध। क्या आया था, प्रतिरोधों का संयोजन सीखे थे, बोलो प्रतिरोधों का संयोजन सीखे थे। जहां पर हम लोगों ने दो तरह के संयोजन सीखे थे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि प्यारे बच्चों एक ऐसा क्रम था, श्रेणी क्रम था प्रतिरोधों का, ठीक है। इसका उल्टा होता है ये। वैसे यहां पर अब क्या ये R1 अपान R बराबर 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ऐसे ही हम लोगों ने सूत्र निकाले थे तो ये निकला था समांतर क्रम संयोजन का। बोलो समान है सर, याद आ गया सर। अब देखो मैंने आपको कितना आसान बना दिया कि अब आगे जो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, क्या लाजवाब सर बात, क्या समझदारी वाली आप बता रहे हैं। आपने 3 प्रकार के संयोजन को पढ़ना ही है। पहले वाले में स्थिर वैद्युतिकी में संधारित्र की धारिता का, ये जो धारिता है इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धारिता, है ना, लेकिन संधारित्र ही बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन, तो ये चीज ठीक है। संधारित्रों का संयोजन आप लोगों ने सीखा था पहले यूनिट में। अब पहले चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये तो दूसरे चैप्टर में सीखा था, विद्युत विभव तथा धारिता में, ये तीसरे चैप्टर में। वहीं अब 6वें चैप्टर में जो कि है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, विद्युत चुंबकत्व या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर में प्यारे साथियों, इस चैप्टर में आप सभी लोग सीखने वाले हो, इस चैप्टर में आप सभी लोग सीखने वाले हो ये प्रेरकत्व कुंडली। क्या सीखने वाले हो, ये सिंबल। पहले देखो ये सिंबल था इस प्रकार से था, इसके 2 सिरे, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाती प्लेट, ये वाला। वैसे ये सिरे इसके दो सिरे ये हो गए प्रतिरोध के, और वैसे ही प्यारे बच्चों ये कुंडली के 2 सिरे, कुंडली के 2 सिरे, इसको क्या बोलते हैं, तो L से इसका क्या है गुण, प्रेरकत्व का गुण है, इसको क्या बोलेंगे भाई, प्रेरकत्व। और अब आगे आज के चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे प्यारे साथियों, प्रेरकत्वों का संयोजन। सूत्र लिख देंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा, सूत्र बाद में लौट के लिखेंगे। आइए प्रेरकत्वों का संयोजन सीखते हैं। अर्थात जो आप लोगों को यहां पर प्रेरकत्व शब्द देखने को मिला, तो प्रेरकत्व क्या है, कुंडली का होता है, कुंडली का होता है। ध्यान समझिएगा, प्रेरकत्व यह एक ऐसा साधन है, यह एक ऐसा साधन है, प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है, ऐसी परिभाषा लिखेंगे कि मजा आ जाए। प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है जो कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा का विरोध करती है। वाह लाजवाब। प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है जो, ध्यान सुनना मेरी बात को, फिर आपको मैं कंफर्म कर दूंगा क्या चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, प्रेरकत्व एक ऐसा साधन है जो कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। इसे ये क्या हो गया, प्रेरकत्व हो गया। ध्यान सुनना। अच्छा, हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई ये करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है। अब तार के द्वारा माध्यम में क्या लगाया जा रहा है, प्रतिरोध। वो क्या है, प्रतिरोध क्या है, जो धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है, धारा के मार्ग में रुकावट बनता है, स्पीड ब्रेकर का काम करता है। धारा जा रही थी जम 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 जम, लेकिन हमने एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दिया। उस बड़े प्रतिरोध से क्या हुआ, रेजिस्टेंस से क्या हुआ, धारा के मार्ग में अवरोध लग गया। स्पीड ब्रेकर, हम बाइक से खूब तेज चले जा रहे थे, लेकिन ब्रेकर बने होते हैं हमारी स्पीड को धीमा करने के लिए। तो प्यारे बच्चों वहां क्या था, मुख्य धारा के मान में जो रुकावट बनने के लिए। लेकिन यहां पर जो कुंडली में, ये सीधा तार नहीं, कुंडली के लिए है। किसके लिए प्यारे बच्चों, कुंडली के लिए बात हो रही है, सीधे तार के लिए नहीं। क्यों नहीं है वो भी अभी बता देंगे। तो प्यारे बच्चों ये होगी, कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसमें जो परिवर्तन कर रहे हैं उसका विरोध करता है, ये होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या है, तो भाई इसे L से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं, इसे L से प्रदर्शित करते हैं। प्रेरकत्व सदैव मुख्य धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। ये चीज तो आपको प्रेरकत्व यही हमने लिख दिया, सदैव प्रेरकत्व क्या करेगा, विरोध करेगा। इसको हम यहां पर समझा दे रहे हैं एक चित्र के माध्यम से, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पर प्रवाहित धारा के मान में क्या I को बढ़ाएं,
आई को अगर बढ़ाएं तो आप लोगों को पता है ना, अगर आई का मान बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, प्रेरित धारा उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। प्रेरित धारा, ये प्रेरित धारा की दिशा है। प्रेरित धारा की दिशा किस ओर है, इसी ओर। करंट जो फ्लो हो रही है उसके अपोजिट, विपरीत दिशा में, ऐसे। जबकि अगर ये कुंडली है और कुंडली में ध्यान सुनो, अब इस कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, धारा का मान क्या करें, घटाएं। धारा का मान क्या करें, घटाएं। तो प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी प्यारे बच्चों, प्रेरित धारा की दिशा उसी दिशा में होगी जिस दिशा में धारा का मान घटाया जा रहा है, प्रेरित धारा। अगर धारा का मान घटाएंगे तो सर धारा की दिशा तो इधर ही रहनी, हाँ, लेकिन धारा का मान कम करते जा रहे हैं, तो जब धारा का मान घटाते जाएंगे तो प्रेरित धारा कहेगी भाई तुम इधर आओ, अब बढ़ाओ अपने मान को। क्यों, किससे कहेगी, मुख्य धारा से कहेगी कि आप तुम अपने मान को बढ़ाओ, हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रेरित धारा इसी दिशा में होती है। ये दोनों कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है प्यारे बच्चों। पहला ये पॉइंट क्या मतलब, पहले आपको ये चीजें याद रखनी है, हैशटैग करके भाई हम दे रहे हैं कि भाई ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर क्या सीधे सर ऐप में टेस्ट क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, ये किसी का कमेंट है। ऐप में प्यारे बच्चों फिजिक्स के जो सिंबल्स हैं वो एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, उसको अपडेट करवाया जा रहा है। जैसे ही अपडेट होगा वैसे ही फिजिक्स के भी टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन में ही टेस्ट दे सकते हो। यही क्वेश्चन वहां पे भी अपलोड हो जाते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन वहां पे भी, यहाँ पे भी देखते हैं, एमसीक्यूज में लाया करता हूं, तो वही क्वेश्चन अपलोड करवा दिए जाते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस जब चाहे तब कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर अभी वो सुविधा नहीं हो पा रही है, अपडेट जब तक नहीं हो पा रहा है ऐप, तब तक आप हमारे साथ लाइव में ही टेस्ट दीजिएगा। चलो अब बात करते हैं सीधे तार का प्रतिरोध होता है कि नहीं। जल्दी अपलोड हो जाएगा, शायद 3 से 4 दिन में अपडेट होना है। जो सर एप्लीकेशन वाले हैं, शुभम सर, वो गए हुए थे बाहर दिल्ली, इस वजह से अभी तक वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही आए हैं बात की गई है, क्योंकि मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं अपलोड हो पा रहे हैं, तो उनसे बोला गया तो कह रहे हैं हम आते ही उसको अपडेट करते हैं। क्या देखो, सीधे तार का प्रेरकत्व क्या होता है, नहीं होता। सीधे तार का प्रतिरोध होता है, ध्यान से सुनेंगे। सीधे तार का प्रेरकत्व नहीं होता है, हमेशा याद रखेंगे। प्रेरकत्व नहीं होता है, नहीं, इससे बढ़िया लिखेंगे कि सीधे तार का प्रेरकत्व शून्य होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, सीधे तार का प्रेरकत्व शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि प्रेरकत्व के लिए कुंडली चाहिए, क्योंकि सीधा तार नहीं बल्कि कुंडली चाहिए। कुंडली का मतलब है बंद लूप, कुंडली वही होती है। तो क्योंकि प्रेरकत्व के लिए कुंडली चाहिए, क्योंकि प्रेरकत्व के लिए कुंडली चाहिए, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हो, बंद पृष्ठ हो, है ना, बंद पृष्ठ हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो सके, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तभी तो क्या होगा, उसमें प्रेरकत्व का गुण होगा। तो क्योंकि प्रेरकत्व के लिए कुंडली चाहिए, जिसका क्षेत्रफल हो, बंद पृष्ठ हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो, इसलिए सीधे तार का प्रेरकत्व शून्य होता है। इसलिए यहां पर क्या कह सकते हैं, सीधे तार का प्रतिरोध होता है, परंतु प्रेरकत्व नहीं। यह प्रश्न कोई पूछ सकता है आपसे कि सीधे तार का प्रेरकत्व क्यों नहीं होता है। यह प्रश्न कोई आपसे एग्जाम में अगर जैसे पूछेगा एग्जामिनर, तब भी आप 2 नंबर में मान लो लिखने के लिए आ गया कि सीधे तार का प्रेरकत्व क्यों नहीं होता है, तब आप यही चीज लिखेंगे, ठीक है, तब आप यही चीज लिखेंगे। क्लियर। तो आज हम लोग प्रेरकत्वों का संयोजन सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। टाइम हो रहा है और मुझे बहुत सारे डेरिवेशन करने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन आसान है, इनसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से मेरे बच्चों सुनना इन बातों को। तो विद्यार्थी जी, प्रेरकों का संयोजन पढ़ना है 2 प्रकार से, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। बड़ी भली भांति परिचित हो। आइए एक खूबसूरत सा चित्र बनाते हैं। आप लोग भी अपनी कॉपी में चित्र बनाइए। हे बाबू, तुम्ही से कह रहे हैं, है ना, तुम्ही से कह रहे हैं जो लेटे हो, है ना। रोज इस बात की चर्चा होनी चाहिए जितने लोग लेटे हुए ना, लेकिन एक से एक महान आत्माएं हैं। ये लेटने का, मैं अगर इनसे कुछ भी कहूं, ठीक है, मैं इनको देख पा रहा हूं यहां से, बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा हूं, लेकिन इनसे कुछ भी कहो, अब भी इतने बेशरम आदमी हैं ये, अभी भी नहीं उठे हैं। अभी भी इन्हें लग रहा है कि सर जी क्या ही देख रहे होंगे, वो कहने हैं तो कहने दो, हम तो बंद रूम करके एकदम पंखे की हवा में लेटे हैं, है ना। सर कैसे बैठे, कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो पंखे की हवा से पेज उड़ जाते हैं। दुनिया भर का कष्ट है ना। ये महादेवियां भी उसी श्रेणी में आती हैं, है ना, महालक्ष्मी। देखो अच्छा भाई, अच्छा देखो, खैर देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में ये मेरे पास एक कुंडली हुई, जुम 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 जुम, दूसरी कुंडली हुई, जुम 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 जुम, ये तीसरी कुंडली हुई। ओके सर, आपके पास ये 3 कुंडली, हाँ, और इसको प्यारे बच्चों मैंने एक बैटरी या सेल से जो है वो जोड़ दिया, बैटरी या सेल से जोड़ दिया। आप ध्यान से मेरी बात को सुन लेना पहले। जो भी सेल से मैंने इसको जोड़ा है, तो इससे प्रवाहित धारा क्या होगी प्यारे बच्चों, इससे धारा प्रवाहित होगी। इससे क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। प्लस पॉइंट से में से धारा प्रवाहित होती है। अच्छा बताओ कि धारा का मान क्या होगा, सब में सेम होगा। धारा का मान तो सभी जगह सेम ही होगा। धारा का मान क्या रहेगा, श्रेणी क्रम में समान होता है, सभी को ये चीज पता है। ये प्रेरकत्व है L1, ये प्रेरकत्व है L2, ये प्रेरकत्व है L3। सर ये कैसे, इनके ये सिरे के लिए ये इतना, ये प्रेरकत्व, ये यहाँ प्रेरकत्व इतना, ठीक है, ये इनके पॉइंट हैं प्रेरकत्व के, ये प्रेरकत्व के पॉइंट्स हैं,
सिरे। तो L1 L2 L3 ये तीन प्रेरकत्वों को हमने जोड़ा है। इनके सिरों के बीच भी विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। ये विद्युत वाहक बल E1 हो गया, ये विद्युत वाहक बल, इसके सिरों का विद्युत वाहक बल E2 हो गया, इसके सिरों का विद्युत वाहक बल E3 हो गया। क्योंकि धारा समान होती है, लेकिन जो विभवांतर कह सकते हैं इनके सिरों का, और यहां विभवांतर की चर्चा के रूप में विद्युत वाहक बल ही लिखेंगे, EMF, जिसे स्मॉल ई से लिखा गया है, क्योंकि फैराडे के नियम में स्मॉल ई से डिनोट करते हुए चले आ रहे हैं और कई बुक में यही है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल दो तीनों का अलग अलग। क्यों सर प्रेरित विद्युत वाहक बल अलग अलग? क्योंकि विद्युत वाहक बल, ध्यान सुनना, बहुत अच्छी चीज है। मतलब L1 L2 L3 मतलब ये तीनों रोडें अलग अलग है। ये सड़क अलग है, ये सड़क अलग है, ये सड़क अलग है। मान लो एक एक्सप्रेस वे है, एक मेन हाईवे है नेशनल, और एक आपकी नॉर्मल गांव वाली सड़क है। अब जो एक्सप्रेस वे में है उसमें गाड़ी में चलने वाले को पेट्रोल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि रोड अच्छी है, आपको ताकत कम लगानी पड़ेगी। बढ़िया जब 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 चले जा रहे हैं, है ना, मस्त हवा के झोंके में चले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है? जो पेट्रोल कम लग रहा है, ताकत कम लग रही है, इसका मतलब उसका प्रेरित विद्युत वाहक बल कम है। यहां पे दूसरे वाला हाईवे में थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। गांव वाले में L3 रोड अलग है, तो वहां का विद्युत वाहक बल अर्थात ताकत ज्यादा होगी, कम होगी। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि हर एक कुंडली का अपना अलग अलग प्रेरकत्व है, तो उन सभी कुंडली का अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा, अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा। अब ध्यान सुनते हुए चलेंगे। यहां पर लिख देंगे कहानी, माना तीन प्रेरकत्व L1, L2 व L3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। माना तीन प्रेरकत्व L1, L2 व L3 श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, एक बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, साथ जोड़े गए हैं, ठीक है, साथ जोड़े गए हैं, जिससे परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है, I धारा प्रवाहित होती है। ध्यान सुनेंगे, धारा I प्रवाहित होती है, और श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान होती है। तो चीज पता है, लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हो। अब अगर धारा समान होती है तो सूत्र सर कौन सा आप यहां पर लगाएंगे? सूत्र प्यारे बच्चों एक ही आप लोगों को याद रखना है, विद्युत वाहक बल अलग अलग है, धारा समान है। ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान है, प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान है, धारा समान है गुरुजी, बिल्कुल समान है, ये चीज हम समझ रहे हैं। सूत्र कौन सा? तो धारा परिवर्तन की दर, सूत्र धारा परिवर्तन की दर। अरे सर कौन सा धारा परिवर्तन की दर? DI अपान में DT, DI अपान में DT इज इक्वल टू, जरा सूत्र अभी देखो, मैंने बताया प्रेरकत्व के पदों में मैंने एक सूत्र की चर्चा की, ये यहां पर कहा गया, ये E बराबर LDI अपान में DT। तो अगर मैं केवल यहां पर DI अपान में DT का सूत्र निकाल लूं, DI अपान में DT, धारा में जो परिवर्तन कर रहे हैं समय के साथ, धारा में परिवर्तन की दर इज इक्वल टू आएगा माइनस का E बटे L। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? माइनस का E बटे L आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आएगा, और ये सूत्र हम यहां पर इसका भी लिख सकते हैं। तो यहां पर जो धारा में परिवर्तन की दर DI अपान में DT है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर होगी? तो माइनस का E बटे L के बराबर होगी। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहां पर करेंगे। सूत्र धारा में परिवर्तन की दर DI अपान में DT बराबर माइनस का E बटे L से, ये सूत्र हम लोगों को लगाना है। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे कि हर एक प्रेरकत्व में, प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा परिवर्तन की दर अलग अलग होगी भाई, क्योंकि धारा में परिवर्तन की दर अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग प्रेरकत्व है। चलो देख लेते हैं, है ना, देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग प्रत्येक प्रेरकत्व में ध्यान से समझते हुए चलेंगे। प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा परिवर्तन की दर, अब बताओ, अगर मैं पहले में कहूं तो DI बटे DT E1 बटे L1, है ना, इनके सिरों का विद्युत वाहक बल अलग अलग। हाँ ठीक है, सही चल रहा है ना भाई? सभी का विद्युत वाहक बल क्या होगा? अलग अलग ही तो होगा। यहां से E1 की वैल्यू अगर हम निकाल के लिखे, देखो ये सूत्र से अगर मैं यहीं पर E बराबर, क्योंकि दोनों सूत्र मैंने बताए हैं पीछे भाई, दोनों मैंने कहा था सूत्र याद रखना, ठीक है। देखो हम दोनों तरह से कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, DI अपान में DT की सहायता से भी कर सकते हैं, और E बराबर माइनस का LDI अपान में DT इस सूत्र से भी कर सकते हैं। सभी के जो टोटल विद्युत वाहक बल है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि इस सेल के द्वारा जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो इन्हीं सभी प्रेरकत्वों में खर्च हुआ, मतलब कुल विद्युत वाहक बल E है। कुल विद्युत वाहक बल क्या है? E है। वो अलग अलग प्रेरकत्वों में पहले E1 फिर E2 फिर E3 अलग अलग खर्च हुआ, अलग अलग रोडों में अलग अलग पेट्रोल खर्च हो रहा है, कुल पेट्रोल E ही है।
चलो सर बिल्कुल बात समझ गए, है ना। इस सूत्र से अगर हम यहाँ पर लिखें तो E बराबर, अच्छा रुको ना थोड़ा सा मैं इसको साफ करके यही वाला लिख दूं। इससे भी कर सकते हैं बच्चों, ये नहीं कहना कि सर इससे नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी हो रहा है। इस सूत्र से भी करेंगे तो थोड़ा सा बाद में पक्षांतर करके फिर भी सूत्र हमें बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये सूत्र सीधे लिख दे रहा हूं। ये सूत्र जो विद्युत वाहक बल वाला आपने ये सीखा, E बराबर माइनस का L DI, पहले मैं यही लिखने वाला था लेकिन फिर मैंने धारा परिवर्तन की दर लिख दिया कि धारा परिवर्तन की दर वाले सूत्र से आप हल कर लो तो ज्यादा अच्छा है। E बराबर माइनस का L DI अपान में dt, यही सूत्र आपको अप्लाई करना है इस सूत्र से। तो E बराबर माइनस का L DI अपान में dt यहां पर लगाओगे, यहां पर लगाओगे तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, परिपथ का कुल विद्युत वाहक, परिपथ का कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप सभी का जवाब होगा सर सभी के विद्युत वाहक बल को जोड़ दीजिए, स्मॉल e बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, सभी के विद्युत वाहक बल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यस सर, यस सर। सर मेरे गांव में सड़क खराब है, खैर कोई नहीं, नहीं सही है ना। संधारित्रों में संयोजन में क्रम उल्टा लिखा है शायद, प्लीज बताइए। नहीं सही लिखा हुआ है, ठीक है सही लिखा हुआ है। संधारित्रों का संयोजन प्रतिरोधों के संयोजन से उल्टा होता है। आइए इसको समझिए, क्या मैं कह रहा हूं, ये जो कुल विद्युत वाहक बल है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खर्च होता है भैया, अलग E1 E2 E3, सूत्र यही लगाना है। अगर मैं यहां से E1 की मैं बात करूंगा पहले वाले प्रेरकत्व के लिए, तो E1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। E1 की वैल्यू यहां पर जब सिर्फ चेंज करना है, L की जगह L1 होगा, ठीक है। धारा तो तीनों में समान है, धारा परिवर्तन की दर, तो DI अपान में dt हो जाएगा। बोला कि नहीं, ये होगा कि नहीं, सही है सर। इसी प्रकार E2 बराबर अगर हम निकालेंगे, इसी प्रकार E2 के लिए इसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल खर्च हो रहा है कितना, तो E2 बराबर माइनस का प्रेरकत्व तो कितना है, L2 है, धारा तो वही है DI अपान में dt। इसी प्रकार E3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का L3 DI अपान में dt। अप्लाई कर दो यही सारे सूत्र, यही L1 DI अपान में dt, L2 DI अपान में dt। ये चीज अगर हम यहां पर रखें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर E1 की वैल्यू माइनस का L DI अपान में dt, अरे माइनस का L नहीं, माइनस का L1, ठीक है, माइनस का L1, ठीक है, माइनस का L1, माइनस का L1 DI अपान में dt, प्लस ये क्या होगा, माइनस का L2 का तो माइनस मैं यहां पर लगा दे रहा हूं, माइनस का L2 DI अपान में dt, फिर माइनस का E3 के लिए L3 DI अपान में dt। थोड़ा सिंपल है, आराम से हल कर सकते हो, सूत्र में कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी, आराम से हल कर सकते हो भाई। एक बार याद रहेगा, E का सूत्र तो याद है ना, E के सूत्र माइनस का N d∅ अपान में dt, यही n बाहर अंदर जाता है, अभी इसको हल करके बताया, तो ये n∅ टोटल क्या होता है, Li होता है, तो वही E बराबर माइनस का L DI अपान में dt बन जाता है। तो ये सूत्र याद रखने में दोनों क्या दिक्कत है, याद रहेंगे। लेकिन मैं आपको पहले जो है DI अपान में dt डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा डायरेक्ट बता दे, खैर कोई दिक्कत नहीं है, यही सूत्र आप लगाइए जो अभी मैंने बता रखा है, ये वाला हल करते हुए चलेंगे। यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, DI अपान में dt सभी जगह कॉमन है ना, माइनस भी सभी जगह कॉमन है। खैर उससे पहले ये E क्या है, संपूर्ण कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E है। कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए यदि परिपथ का कुल प्रेरकत्व कितना हो, मैं कह रहा हूं कैपिटल L हो, यदि परिपथ का कुल प्रेरकत्व कैपिटल L हो तब कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, कुल प्रेरकत्व L माइनस का L DI अपान में dt से ये होगा। कुल प्रेरकत्व अगर हम L मान लें तो कुल प्रेरकत्व जो पूरे परिपथ का है, कुल प्रेरकत्व L1 L2 L3 ये अलग अलग है, लेकिन इनका योग मैं मान रहा हूं, जो भी होगा योग वो बात की बात है, लेकिन जो योग है वो आंसर भी प्राप्त होगा कितना होगा, लेकिन वो मैं मान ले रहा हूं कि L है, और तो वो L पूरे विद्युत वाहक बल E के पदों में होगा ना, तो E बराबर माइनस का L DI अपान में dt, धारा तो वही प्रवाहित कर रहा हो, धारा सभी में समान है, तो यहां पर E की जगह पर माइनस का, ये हल करेंगे, माइनस का L DI अपान में dt बराबर में, यहां पूरे में माइनस का DI अपान में dt कॉमन ले लो, DI अपान में dt कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, DI अपान में dt और माइनस कॉमन ले लो, तो यहां भी केवल L1 बचेगा, प्लस यहां पर केवल L2 बचेगा, प्लस क्योंकि माइनस भी कॉमन हो रहा है यहां केवल L3 बचेगा। आप इसको हल कर लीजिए, क्या बच रहा है, क्या कट रहा है, दोनों में क्या कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान देंगे तो देखो DI अपान में dt दोनों पक्षों में कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस से माइनस उड़ा, बचा क्या, बचा ये L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन के योग के बराबर आया। श्रेणी क्रम संयोजन जो प्रतिरोधों का होता है उन्हीं के समान ये सूत्र प्राप्त हो गया। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों, आसान था, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता दें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है, बस सूत्र इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अगर आएगा तो संयोजन, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन सूत्र आ जाता है, ठीक वैसे सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो उतना ज्यादा ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है तो पढ़ना है और पढ़ाना है, दोनों काम होने हैं। फिलहाल आसान भी है, बड़ा आसान है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ाया गया, संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया गया, ठीक वैसे इसको संयोजन करना था, कोई दिक्कत नहीं, सभी के सिरे एक के बाद एक जोड़ते गए, यहां पर लिख भी दिया, माना 3 प्रेरकत्व L1 L2 L3 श्रेणी क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान है, तो धारा अगर समान है तो भाई विद्युत वाहक बल अलग अलग है, सूत्र हमें यही लगाना है, विद्युत वाहक बल का प्रेरकत्व के पदों वाला, प्रेरकत्व L के पदों में DI अपान में dt, अलग अलग विद्युत वाहक बल है E1 E2 E3, क्योंकि सबका अलग अलग प्रेरकत्व है, तो E1 E2 E3 वो क्यों होगा मैंने सुंदर सा एग्जांपल देके समझा दिया। अब देखो नेक्स्ट, समांतर क्रम संयोजन, ठीक वैसे ही है, इसको अपने मन से कर सकते हो भैया। 3 प्रेरकत्व हम जोड़ ले रहे हैं, 3 प्रेरकत्व जोड़ ले रहे हैं, जुम 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 जुम,
ठीक, ये तीसरा प्रेरकत्व, ये लो, ये तीन प्रेरकत्व हमने जोड़ लिए। ध्यान से सुनना, ये तीन प्रेरकत्व हमने जोड़ लिए, ठीक है, तीन प्रेरकत्व हमने जोड़ लिए। अब क्या होगा, यहां पर धारा भैया प्लस है, धारा आई प्रवाहित हुई, लेकिन अब धारा तीनों में अलग अलग जाएगी। इसका प्रेरकत्व मान लो ये L1 है, ये प्रेरकत्व L2 है, ये प्रेरकत्व L3 है, ठीक है, ये प्रेरकत्व L3 है। ध्यान सुनेंगे, L1 L2 L3 अलग अलग प्रेरकत्व है। इनमें अलग अलग जब ये धारा गई ना आई, ये धारा यहां से बढ़ जाएगी, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2 और इसमें धारा I3। धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये मतलब अब क्या है, एक पेट्रोल से चलाई जा रही है, एक डीजल से चलाई जा रही है, एक सीएनजी से चलाई जा रही है, लेकिन रोड एक ही है। अरे गजब सर, क्या एग्जांपल लेकर के आए। इनके सिरों का विद्युत वाहक बल समान है, इनके सिरों का विद्युत वाहक बल समान रहेगा समांतर क्रम में, लेकिन धारा अलग अलग। मतलब इनमें अब जो पेट्रोल डीजल सीएनजी अलग अलग चीजों से प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग चीजों से प्रवाहित किया जा रहा है। इसकी लैंग्वेज खुद लिखना कि माना L1 L2 L3 तीन संधारित्र तीन प्रेरकत्व हैं, खुद से लैंग्वेज भाषा स्वयं लिखें, ठीक है, जैसे मैंने पीछे लिखा है ठीक वैसे ही भाषा स्वयं लिखें। ये आपका होमवर्क है, और ये नहीं कह रहे सर अब होमवर्क बताओ कल। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर होमवर्क दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है, और वही मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये खुद से लिखना, जैसे मैंने यहाँ पर पीछे होमवर्क ये लिखी है लैंग्वेज ये वाली, ठीक है, ऐसे ही लिखना। बस यहाँ पर बोल देना कि बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम, और जिसमें परिपथ में धारा समान नहीं, धारा अलग अलग प्रेरकत्वों में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित होती है, ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। चलो, और यहां पर लेकिन जैसे ये लिखे हैं कि प्रत्येक प्रेरकत्व में धारा समान होती है, यहां पर लिखेंगे प्रत्येक प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल समान होता है। यहां पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल समान होता है। भाई यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं है, प्रत्येक प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल समान होता है, विद्युत वाहक बल समान होता है, समान होता है। प्रत्येक प्रेरकत्व का क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल समान होता है। प्रत्येक प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल समान होता है, ठीक है, प्रत्येक प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल होता है समान। और जब विद्युत वाहक बल समान होता है, धारा अलग अलग I1 I2 I3, अर्थात इसमें धारा में परिवर्तन की दर अलग अलग होगी। जब धारा अलग अलग, तो समय के साथ धारा में परिवर्तन की दर अलग अलग, है ना। तो धारा में परिवर्तन की दर, धारा में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या भाई, DI अपान में DT, विद्युत वाहक बल के पदों वाला सूत्र अभी जो मैंने बनाया था, E अपान में L माइनस E अपान में L से, ये लगाएंगे। अभी सूत्र बाबू मैंने बताया, ये DI अपान में DT माइनस E अपान में L, इसी एक सूत्र से ये तीनों बने हुए हैं। तो आप इनको जरूरत के हिसाब से कभी भी बना सकते हो, ये थोड़ी रटना थोड़ी ना है, एक सूत्र याद रहे बस उससे बना लो। तो DI अपान में DT जरूरत के हिसाब से, DI अपान में DT माइनस E अपान में L। अगर मैं कह दूं पहले प्रेरकत्व में धारा परिवर्तन की दर कितनी है, तो DI1 अपान में DT पहले प्रेरकत्व के लिए माइनस E, विद्युत वाहक बल तीनों में समान है तो E बटे L1। वहीं पर दूसरे के लिए तो DI2 अपान में DT बराबर कितना होगा, माइनस का E बटे L2, E2 बटे L2 नहीं, क्योंकि यहाँ E समान है विद्युत वाहक बल। तीसरे के लिए DI3 बटे DT बराबर DI3 बटे DT, इसके लिए माइनस E बटे L3। ये सारे के लिए अलग अलग होगा। अब भाई अलग अलग प्रेरकत्वों में धारा परिवर्तन की दर DI1 बटे DT, DI2 बटे DT, DI3 बटे DT है ना। तो कुल धारा में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, परिपथ की कुल धारा में परिवर्तन, परिपथ में कुल धारा में परिवर्तन की दर, परिपथ में कुल धारा में परिवर्तन की दर, कुल धारा में परिवर्तन की दर बताओ क्या होगी। अरे सर क्या होगी, DI बटे DT, ये जो कुल धारा में परिवर्तन की दर DI अपान में DT है, ये तीन शाखाओं में बटी, कौन कौन सी, तो DI1 बटे DT में बटी सर, फिर प्लस DI2 बटे DT में बटी सर, और फिर प्लस DI3 बटे DT में बटी। यही तीन शाखाओं में बटी। तो अलग अलग शाखाओं में जो धारा में परिवर्तन होगा वो कुल योग के बराबर होगा, DI अपान में DT। I तो मुख्य धारा है ना, I क्या है, I बराबर मुख्य धारा है, I मुख्य धारा है, कुल धारा है, तो कुल धारा में परिवर्तन की दर DI अपान में DT होगी समय के साथ। यस सर। अब देखना, यदि संपूर्ण प्रेरकत्व जो है, यदि परिपथ का कुल प्रेरकत्व क्या हो, कुल प्रेरकत्व कैपिटल L हो तब, अब देखो कैपिटल L होगा तो DI बटे DT, जो सूत्र मैंने ये E बटे L वाला निकाला, किसके बराबर, माइनस E बटे L के बराबर होगा, माइनस E बटे L के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो DI बटे DT की जगह माइनस E बटे L रखेंगे, क्या रखेंगे भैया, माइनस का E बटे L रखेंगे। DI1 बटे DT की जगह माइनस E बटे L1, भाई I1 है तो L1, अभी सूत्र सारे बताए, ये देखो DI1 बटे DT L1। अलग अलग प्रेरकत्वों में धारा परिवर्तन की दर इधर, फिर इसके लिए भी माइनस आ जाएगा, माइनस E बटे L2 माइनस E बटे L3, सबका ये हो जाएगा। अगर सभी जगह देखें तो ये माइनस का E बटे L बराबर, सब में माइनस E कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपान L1 प्लस 1 अपान में L2,
L2 प्लस 1 अपान में L3। ये सूत्र हो जाएगा भाई, माइनस ई कॉमन ले लेंगे, माइनस ई से माइनस ई मर गया, 1/L बराबर 1 अपान में L1 प्लस 1 अपान में L2 प्लस 1 अपान में L3, 1 अपान में L3। बोलो क्या सही है ये? इतने हेनरी प्रति हेनरी लिखेंगे, 1/हेनरी, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यहां पर अपान में L है, जब पलटेंगे ना तो हेनरी भी इधर से मात्रक भी पलट जाएगा। जैसे इस सूत्र में आया L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, ऊपर अंश में ही है तो इतने हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। समझ में आ गया? आसान था, आसान था, ये सारे डेरिवेशन आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। होमवर्क सर कुछ दीजिए ना, होमवर्क यही होगा कि इनको दोबारा से खुद कर लेना एक बार। सर L होगा, L3 लिख दिए आप, कहां पर L3 लिख दिए भाई बाबू? अगर देख लेना गलती तो कहीं, ओ R लिख दिए क्या यहाँ पर? यहाँ R लिख दिए हम, गजब करे हो सर गुरुजी, क्या है? L2 और ये प्यारे बच्चों L3, और सही है L1 L2 L3, ये तो यहाँ पर ठीक है, इस जगह पर L1 L2 L3 सही है, L3 L2 L1 ई I1 I2 I3 सही है। R2 कहाँ से आ गया? हाँ देख लिए हम, हाँ क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आगे पॉइंट बढ़ते हैं। आसान थे, प्रतिरोधों के संयोजन की तरह था तो आसान था, बस ये समझना था कि किस प्रकार से हल करेंगे, फार्मूला क्या क्या लगेंगे वो आपको याद हो गया होगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो खुद से याद हो जाएगा। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ये सूत्र पूछा जा सकता है 2 अंक का, ये सवाल जो है वो 2 अंक में पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न बनेगा, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है, स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। या फिर 5 अंक का अगर इस प्रश्न को बनाना होगा तो ऐसे पूछेगा, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, स्वप्रेरण, या फिर ऐसे पूछेगा स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण की परिभाषा लिखिए, तथा स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा विद्युत वाहक बल के पदों में बताइए। वही मतलब जो पूरा मतलब स्वप्रेरण लिखिए, स्वप्रेरण गुणांक भी लिखिए, फिर ये लिखा रहेगा कि समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी ज्ञात कीजिए। अब ये 5 अंक का लेकिन वो सवाल होगा बहुत बड़ा, जितना अभी आपने स्वप्रेरण की परिभाषा पढ़ी, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पढ़ी, तो वो सब जो है जोड़ करके ये पूरा 5 अंक का बनेगा। फिलहाल 2 अंक में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलो तो ये कैसे लगाएंगे, ये सर कैसे करेंगे? तो समतल वृत्ताकार कुंडली बोल रहे हैं, चलो समतल वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं, क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत क्या है? चलो समझते हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली ये कह रहे हैं, समतल वृत्ताकार कुंडली का संप्रेरकत्व, ये एक समतल वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। इसमें फेरे बहुत सारे लपेट दो, तो बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं। लूप को ही हम लोग कुंडली बोलते हैं भाई, ठीक है। प्रणालिका क्या होती है? अलग अलग फेरे लपेटते हुए लंबे लंबे चले जाओ तो परिणालिका होती है, सोलेनॉइड। खैर इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों R है, ध्यान सुनेंगे, त्रिज्या इसकी R है, इसका केंद्र O है। टोटल इसमें N कैपिटल N क्या है? फेरे हैं। इसमें कितने फेरे हैं? कैपिटल N फेरे हैं। एक लूप में तो कोई बात नहीं होता, एक लूप होता था लेकिन अगर N फेरे हैं, सम बहुत सारे फेरे लपेटे गए, ध्यान सुनेंगे। तो यहां पर मैं एक भाषा थोड़ी सी लिख दूं कि माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली, एक माना स्मॉल r त्रिज्या की, ऐसे लिखेंगे, माना स्मॉल r त्रिज्या की एक समतल वृत्ताकार कुंडली, एक समतल वृत्ताकार कुंडली जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितनी है? कुंडली में कुल फेरों की संख्या कितनी है? कैपिटल N है। आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पर प्रश्न क्या है, मान लो प्रश्न है, आप भूल जाओ सारी बातें कि सर इसको क्या रटना पड़ेगा, नहीं रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसान से समझना। समतल वृत्ताकार कुंडली का क्या बताइए? स्वप्रेरकत्व बताइए। स्वप्रेरकत्व मतलब क्या बताना है? L बताना है। बताओ L बताना है कि नहीं? और L जब बताना है तो हमें L का सूत्र पता है। स्वप्रेरकत्व मतलब L का सूत्र हमें पता है, बोलो पता है कि नहीं? स्वप्रेरकत्व L का क्या आपको सूत्र पता है? स्वप्रेरकत्व L बराबर, बताओ क्या होता है? स्वप्रेरकत्व L बराबर क्या होता है? आपने अगर धारा परिवर्तन, ये धारा दी गई है I, है ना, I दी गई है, स्वप्रेरकत्व तो आपको बताना है, स्वप्रेरकत्व के पदों में आपको इसको बताना पड़ेगा, स्वप्रेरकत्व का मान बताना पड़ेगा। धारा दी गई है I, त्रिज्या भी दी गई है R, तो आपको अगर E बराबर, ये पता है भैया, E बराबर का माइनस का N d फाई अपान में dt, ये N पदों के लिए वो पढ़े हो, और N फाई इक्वल टू L I ये पढ़े, फिर माइनस का L d I अपान में dt, यही पढ़े कि नहीं पढ़े? माइनस का L di अपान में dt। तो विद्युत वाहक बल के पदों में E बराबर क्या पढ़े? di अपान में dt, इधर भेज दो, ओ सॉरी, L बराबर माइनस का E di बटे dt, ये पढ़े हो। लेकिन आपको विद्युत वाहक बल भी पता होना चाहिए। विद्युत वाहक बल जब पता होगा तभी आप फ्लक्स निकाल पाओगे। मतलब E बराबर माइनस का dn फाई अपान में dt, विद्युत वाहक बल पता होगा तो प्रेरकत्व पता लगाने में आसानी रहेगी। सबसे बड़ी कड़ी यहां पर ये आ गई कि आपको फ्लक्स पता होना चाहिए। थोड़ा सा आओ बैक साइड में आओ तो समझ में आएगा। फ्लक्स फाई बराबर BA, चुंबकीय क्षेत्र
बी चुंबकीय क्षेत्र, ए कुंडली का क्षेत्रफल। अर्थात इस वृत्ताकार लूप के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता था वो भी आपको चाहिए ही चाहिए। अब समझ में आई कुछ कहानी, इसका मतलब हमें इस वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी लिखना होगा। अब बताओ, वृत्ताकार कुंडली या लूप जो भी बोलो, कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जल्दी बताओ इसको, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाबू? बी बराबर म्यू नॉट अपान में 2, बोलो यही था, एन आई अपान में आर, जो भी एन आई अपान में आर, वहां पर शायद हमने ए त्रिज्या मानी हो तो ए हो सकता है, जो भी हो, एन फेरे हैं तो एन आई अपान में आर होगा कि नहीं होगा? एन आई अपान में आर। अब गुजरने वाला कुल फ्लक्स अगर निकालना है, गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है इस कुंडली से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस धारा की वजह से बन रहा है, और धारा में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसमें फ्लक्स गुजर रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, तो गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताओ, कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स का मतलब एन फाई, याद करना एन फाई। देखो फ्लक्स हर एक फेरे से अलग अलग, चुंबकीय फ्लक्स हर एक लूप बना रहा है तो एन इंटू एन हो जाएगा, याद रखना भाई। ये बी की वैल्यू आई, बी म्यू नॉट अपान में 2, हर एक फेरा इतना एन आई अपान में आर उत्पन्न कर रहा है। हर एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स टोटल जो होगा, फाई नेट जो होगा वो एन फाई के बराबर होगा। सीधी सी बात है, एन फाई के बराबर होगा। ये तो अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र लिखा, अभी आपने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, हम फ्लक्स निकालने तो एन फाई होगा। अब फाई का सूत्र होता है, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन कुंडली का तल लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो लंबवत ही बनेगा, ठीक है, सॉरी समांतर रहेगा। तो जब समांतर रहेगा चुंबकीय क्षेत्र भी उसी दिशा में, कुंडली का तल भी उसी दिशा में। अरे भाई ये लूप जो है ध्यान से समझना, इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है केंद्र के अनुदिश, या तो इधर या फिर उधर। अब कुंडली का जो तल है उसका क्षेत्रफल सदिश भी या तो इधर वो तो उधर। अर्थात प्यारे बच्चों थीटा बराबर इस स्थिति में क्या होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो जब बी ए कॉस थीटा जो लिखते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, याद रखेंगे। तो वो लिखते नहीं, सीधे फाई बराबर बी ए। तो यहां से फाई नेट बराबर क्या आएगा, फाई नेट बराबर प्यारे बच्चों आएगा एन फाई, एन और फाई की जगह पर क्या बी ए, एन बी की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू अभी पीछे लिखे हो, म्यू नॉट अपान में 2 एन आई अपान में आर, म्यू नॉट अपान में 2 एन आई अपान में आर इनटू का फिर क्या ए क्षेत्रफल। लूप का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अरे भाई वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो क्षेत्रफल, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। हमने छोटा सा बस हिंट में लिख दिया है, आप लोगों को तो ये बात याद रखनी चाहिए। अब बताओ आर स्क्वायर से एक ये आर कैंसिल आउट, आर से एक आर स्क्वायर का आर कैंसिल आउट, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाई नेट बराबर बाबू आ चुका है, फाई नेट बराबर आया है एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, म्यू नॉट तो रहेगा ही, म्यू नॉट अपान में 2 और ये एन 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 स्क्वायर हो गया, इनटू का ये आई हो गया, पाई है पाई आर, इतने टोटल में बटे में ये 2 है, इतना ये सब क्या है गुणे में है, इतना ये सब क्या है प्यारे बच्चों गुणे में भी है, ठीक है, इतना ये गुणे में है, क्लियर। एन स्क्वायर आई पाई आर, ये फाई नेट टोटल आया है। अगर मैं आपसे कहूं फाई नेट इतना टोटल आया है, फाई नेट इतना आया है, आप लोगों को वो चीज बताई गई थी, फाई नेट इतना आ गया क्या, कुंडली में जो फ्लक्स बनता है, जो कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन फाई नेट जो होता है टोटल, वो अनुक्रमानुपाती किससे होता है, धारा के। बताओ वही जो प्रेरकत्व वाला, तो जब धारा के अनुक्रमानुपाती होता है तो फाई इक्वल टू आता है एल आई, या यहां फाई नेट की जगह आप लोगों ने एन फाई भी लिखा था, याद करो, लेकिन मैंने एन फाई डायरेक्ट पहले ही फाई नेट निकाल दिया, अर्थात मैंने यहां पर साफ करके केवल सूत्र लिख दिया, अर्थात L इक्वल टू एन फाई का मतलब क्या है, यहां पर फाई नेट से है, फाई नेट बटे क्या आई, फाई नेट बटे आई। तो आप L की प्रेरकत्व की वैल्यू निकालनी है, चलो प्रेरकत्व बराबर निकाल लो, फाई नेट की टोटल वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बटे 2 इंटू का ये टोटल लिखा हुआ है एन स्क्वायर आई इंटू पाई इंटू आर, ठीक है, ये लिखा हुआ है टोटल फाई नेट, ऊपर लिखे, बटे में क्या है आई है, बटे में आई। अब देखो कौन किसको मार रहा है, आई ने आई को मार दिया, तो L बराबर प्यारे साथियों बचा, L बराबर बचा म्यू नॉट ऊपर है, ऊपर एन स्क्वायर है, ऊपर पाई है, स्मॉल आर उस लूप की त्रिज्या है, बटे 2, ये प्यारे बच्चों स्वप्रेरकत्व हो जाएगा, ये इतना स्वप्रेरकत्व हो जाएगा हेनरी, इतना उस वृत्ताकार लूप वृत्ताकार कुंडली के द्वारा स्वप्रेरकत्व बनेगा, ठीक है, इतना जो प्रेरकत्व बनेगा वो वृत्ताकार लूप या वृत्ताकार कुंडली के द्वारा बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब ये आज 6वां लेक्चर हो गया, 7वां 8वां 9वां या 7 8 9 में मतलब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन आपके लगभग न्यूमेरिकल हो जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। चलते हैं, तो आज की क्लास इतना ही, जो भी चीज पढ़ाई गई इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मिलते हैं कल की क्लास में, खुश रहें मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखें, पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।